अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हाथ छोड़े मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। वो घबराहट में दुपट्टा संवारती तो कभी नजरें झुका लेती, बार बार कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती। उसकी पलकें लर्ज रही थीं और दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। मगर सामने खड़े 6 फुट के नौजवान को जैसे उसकी कैफियत की जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने कहा ना, मेरे साथ चलो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये खौफजदा चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझसे ऐसे मत डरो मेरी जान। वो मोहब्बत भरी सरगोशी में बोला और नरमी से उसकी कलाई थामे रखी। लेकिन लड़की थी कि उसकी गिरफ्त में बेचैन होती जा रही थी। मेरा हाथ छोड़ें, सब देख रहे हैं। मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाएं प्लीज। वो सहमी हुई आवाज में बोली, क्योंकि मैदान में राह चलते मर्द बार बार इधर उधर देख रहे थे। ये वही मोहल्ले का मैदान था जहां हर सालाना राशन तकसीम किया जाता था। और राशन बांटने वाला कौन था? शहर का बड़ा और बाअसर सियासतदान अल्तमश शाह का बेटा काजिम शाह। आज काजिम शाह की नजर जिस लड़की पर पड़ी थी, वो कई दिनों से उसके दिल में जगह बना चुकी थी। और वो कैसे उसे जाने देता? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है तो इन चंद तमाशबीनों के सामने अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। मेरे साथ चलो। काजिम पाशा ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे खींचते हुए मैदान से बाहर ले आया। लड़की बेचैन सी खुद को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, मगर बेसुध। चंद लम्हों बाद काजिम शाह उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। काजिम शाह बड़े सियासतदान का बेटा, उसकी अजीमुल शान हवेली और उसका वकार पूरे शहर में मशहूर था। लेकिन इस बार वो पहली बार इस शहर आया था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि दिल के हाथों मजबूर होकर वो यहाँ मजीद दिन गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। और इस सब की वजह क्या थी? उसकी वजह वो लड़की ही थी जिसे देखते ही उसके दिल के तार छनकने लगे थे। वो लड़की डरी सहमी खूबसूरत सी लग रही थी, चेहरे पर बला की संजीदगी, लेकिन आंखों में आंसू देखकर काजम के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी तो उसने अपने वफादार मुलाजिम खुदाबख्श से कह दिया था, जल्दी से इस लड़की का पता लगवाओ। वो वापस घर आ गया था। काजिम शाह अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा था, सिगरेट के धुएं में उलझा। आंखों में कोई अजीब ही दास्तान थी, अजीब ही खुमारी थी। सामने खुदाबख्श आ खड़ा हुआ। सर, दरअसल बात यह है कि वो लड़की जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो शादीशुदा है। खुदाबख्श की आवाज कांप रही थी, जैसे अल्फाज हलक से जबरदस्ती निकल रहे हों। और ये भी कि उसकी शादी उसकी पसंद से हुई है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। खुदाबख्श की जुबान से निकले ये जुमले काजिम शाह के अंदर जैसे कोई तूफान ले आए थे। अगले ही पल काजिम शाह अपनी जगह से उठा और खुदाबख्श का गिरेबान पकड़ लिया। खुदाबख्श की आंखों में खौफ था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें होश है कि तुम किससे बात कर रहे हो? काजिम की गिरफ्त सख्त होती गई। सर, मैं वही कह रहा हूं जो बड़े साहब ने कहा है। खुदाबख्श नजरें चुरा कर हिकलाते हुए बोला। काजिम शाह की आंखों में गुस्सा भर आया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। खुदाबख्श, तुम्हारा नाम खुदा का जिक्र लिए हुए है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये तुम्हारा झूठ मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे तुम्हारा यूं झूठ बोलना बहुत बुरा लगता है। समझ रहे हो? खुदाबख्श की जुबान लर्जने लगी। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा साहब। बड़े साहब ने ही कहा था कि मैं आपसे झूठ बोलूं। ये सुनकर काजिम शाह की मुट्ठियां सख्त हो गईं, आंखों में गुस्से की चिंगारियां भर आईं। मेरे डैड ने तुम्हें ये सब कहने को कहा? उन्होंने क्यों कहा कि मैं उस लड़की का पता ना लगवाऊं? बोलो। काजिम की आवाज गुस्से से फुनकार रही थी। खुदाबख्श ने सच्चाई उगल दी। बड़े साहब ने कहा था कि आपको कह दूं कि वो लड़की शादीशुदा है ताकि आप पीछे हट जाएं। उन्हें फिक्र थी कि आपको अपनी पसंद से बाज आ जाएं। कासिम का दिल जैसे दहल गया। उन्होंने मेरे साथ ये किया, मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं। और वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही उसने बालों में उंगलियां फंसाई और फर्श पर चक्कर लगाने लगा। अरीज, मुझे कभी भी अरीज पसंद नहीं रही।
डैड को ये क्यों समझ नहीं आता? मैं इस लड़की को चाहता हूँ, सिर्फ इसी को। उसके ज़हन में वही लड़की गूंज रही थी। फिर अचानक उसने एक फैसला किया, मैं दोबारा राशन तक़सीम कराऊँगा उसी मैदान में। इस साल वही सालाना राशन जो सिर्फ एक बार तक़सीम होता था, अब दूसरी बार भी होने जा रहा था। पूरे शहर में इस ऐलान पर चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। लोग हैरान थे। बस बहुत हो गया आमना, अब तो मुझसे दूर नहीं रह सकती। इकरामुद्दीन की आंखों में दरिंदगी झलक रही थी। ये तो तेरे माँ बाप को सोचना चाहिए था जब मुझसे तेरा निकाह करवा रहे थे। इकरामुद्दीन 40 साल का बूढ़ा शख्स था जो आज फिर नशे में धत लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर अपनी जवान और खूबसूरत बीवी आमना पर पड़ी, उसके अंदर का वहशी फिर जाग उठा। आमना घबरा कर पीछे हटी और दीवार के साथ लग गई। ऐसा मत करें, मुझे बदनाम मत करें। मेरी अम्मा अब्बा ने मजबूरी में मेरा निकाह आपसे किया था, लेकिन मैं दिल से इस रिश्ते को नहीं मानती। अमना की सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन इकरामुद्दीन की आंखों में रहम की कोई रमक तक न थी। वो तो जैसे बहरा हो चुका था। आज भी उसने आमना की एक ना सुनी। आमना सिकंदर खान की बेटी थी। सिकंदर खान जिसको अपनी बेटी से शदीद नफरत थी। आमना की पहली सालगिरह पर ही सिकंदर ने उसे मनहूस कहकर इतना मारा था कि वो शदीद जख्मी हो गई थी। उसकी माँ ने बचाव किया, क्या कर रहे हो? अगर तुझे औलाद नहीं चाहिए थी तो पहले बताते। मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन सिकंदर ने नफरत से कहा, ये बेटी नहीं, नहुसत का ढेर है। इसकी आते ही मेरी जॉब गई, मेरे घर का सुकून खत्म हुआ, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी खा गई ये। सिकंदर अपनी नाकामियों की सारी जिम्मेदारी बच्ची पर डाल बैठा था। वो जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, बेटी की पैदाइश के बाद एक मामूली गलती पर नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद उसने हर बदकिस्मती की जड़ आमना को समझ लिया। सिकंदर रातों को देर तक बाहर रहने लगा, नशे और जुए की लत में फंस चुका था। एक रोज उसका सामना इकरामुद्दीन से हुआ, जो जुए में हमेशा बाजी जीतता था। उस रात सिकंदर ने गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। देख, आज तू मुझसे जुआ नहीं जीत सकता। सिकंदर ने इकराम को चैलेंज किया। इकराम ने खबरदार किया, ऐसा ना कह, वरना हार गया तो शर्मिंदा होगा। सिकंदर हंसा, तू जीत के दिखा। इकराम ने संजीदगी से पूछा, अच्छा, शर्त क्या रखेगा? सिकंदर के चेहरे पर उलझन थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने को। इकराम ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर कुछ कीमती लगा शर्त में। क्या तेरे घर में तेरी बीवी है? ये सुनकर सिकंदर के तन बदन में आग लग गई। खबरदार, ये बकवास जुबान पर ना लाना। इकराम के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। अच्छा चल, बीवी नहीं तो फिर तेरी बेटी तो है ना? ये सुनकर सिकंदर का चेहरा फक हो गया, जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। लेकिन वो जुए की लत में इतना अंधा हो चुका था कि तकदीर की इस भयानक बाजी को समझ ना सका। जिसे तू हमेशा नहुसत का ढेर समझता है, उसी को मेरे हवाले कर दे, इससे मेरा निकाह करवा दे। इकरामुद्दीन की बात सुनकर सिकंदर पहले तो ठटक गया, फिर जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। इकरम हमेशा जुआ जीतता था और सिकंदर जानता था कि इसके पास जुए के पैसे खूब होते हैं। मगर सिकंदर की हवस ने उसके दिल में अजीब सी हलचल मचा दी थी। उस रोज सिकंदर जीता हुआ जुआ भी हार गया। जब अकरम ने बात दोहराई तो सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा, मैं ऐसे तुझे अपनी बेटी नहीं दूंगा, रिश्ता लेकर आना पड़ेगा, निकाह होगा तभी तुझे दूंगा, यूं आसानी से सौदा नहीं होगा। मुझे भी कुछ तो चाहिए होगा, ये सौदा एक तरफा कैसे हो सकता है? इकरामुद्दीन खामोशी से वापस लौट गया, मगर उसके दिल में तूफान था। उसे अंदाजा हो गया था कि सिकंदर बेटी को पैसे के बदले बेचने के लिए तैयार हो चुका है। सिकंदर की आंखों में पैसे की हवस रच बस चुकी थी। 9 साला काजम अपनी माँ के पल्लू से लिपटा हुआ था। मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाएं। खबरदार, मुझे छोड़कर गईं। मैं बाबा के साथ नहीं, आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो रोता रहा, लेकिन अल्तमश साहब ने सख्ती से कहा, काजम,
तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर जा रही है, वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती। काजिम की आंखें हैरत और बेयकीनी से फटी जा रही थीं। सामने खड़ी मुकम्मल मेकअप में सजी संवरी औरत अज़रा, जिसके चेहरे पर कोई नेदामत न थी, सर्द लहजे में बोली, मुझे छोड़ो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, पीछे हटाओ इसे, ये मेरे कुछ नहीं लगते, इसकी वजह से मेरे सारे ख्वाब बर्बाद हो गए थे, अब मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है, तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। अल्तमश साहब की आंखों में नमी तैरने लगी, वो बेबस नजर आए। अज़रा, एक मौका और दो, मैं वादा करता हूँ, हम सब कुछ बेहतर कर लेंगे। हमारा छोटा सा घर एक दिन महल बन जाएगा। मगर अज़रा की आंखों में सख्ती थी। सालों से तुम सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हो, हकीकत में कुछ नहीं बदला। मैं मजीद नहीं सह सकती। ये कहते ही वो तलाक के कागजात सामने फेंक कर हमेशा के लिए चली गई। 9 साला काजिम, जो अपनी माँ के साथ जीने के ख्वाब बुनता रहा था, अपने बाप के गले लगकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। डैड, मम्मा को हमारे साथ रहना चाहिए था, हमारे पास सब कुछ तो है, वो क्यों चली गईं? यही ख्वाब, यही मंजर काजम की जिंदगी का नासूर बन चुका था। वो पसीने में शराबूर उठ बैठा, पानी का गिलास थामा, मगर हाथ कांप रहे थे। ये ख्वाब, ये मुझे कब सुकून लेने देगा, कब मुझे चैन की नींद मिलेगी? वो खुद से बुड़बड़ाया, फिर गुस्से से खुद को संभालते हुए बोला, मुझे औरतों से नफरत है। मैं कभी भी किसी औरत को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये अज़्म उसने कई बार किया था, मगर आज फिर से ये ख्वाब उसे उसी गहरे गुस्से में धकेल गया। अल्तमश साहब, जो काज़म के अंदर की टूट फूट को भांप चुके थे, जानते थे कि उनकी बीवी के जाने के बाद उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया था। 15 साल की सख्त मेहनत के बाद अपने दोस्त की बेटी अरीज के साथ मिलकर बिजनेस को कामयाबी की बुलंदियों पर ले आए थे। वो अपनी पुरानी जिंदगी और अजरा की बेवफाई को माजी में छोड़ आए थे। अल्तमश साहब ने कासिम को हमेशा यही सिखाया था कि मेहनत और पैसा ही असल ताकत है। उन्होंने उसकी सोच में ये बात बिठा दी थी कि औरत सिर्फ मर्द की दौलत से मोहब्बत करती है, जज्बात से नहीं। काजिम शाह ने भी बाप की राह को अपनी जहन बना लिया था। तो होश में तो है सिकंदर, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उससे 3 गुना बड़े बूढ़े इंसान से बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आमना की मां का लहजा दहक उठा था। मेरी बेटी में क्या कमी है? अगर तुझे बोझ लगती है तो मुझे तलाक दे दे, मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जाऊंगी। सिकंदर की बीवी एक बार फिर उसके सामने फट पड़ी थी, लेकिन सिकंदर ने गुस्से से भरे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। 20 लाख हैं उसके पास, 20 लाख। तूने तो अपनी जिंदगी में इतने पैसे ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे, और फिर बेटी तो है ही बोझ। सिकंदर की आंखें लाल हो चुकी थी। इकरामुद्दीन को मैं जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, हमारी बेटी को हाथ का छाला बना कर रखेगा। चल, आमना को जरा तैयार कर, मैं बाकी का बंदोबस्त करता हूँ। और उसे समझा देना कि निकाह पर खामोशी से दस्तखत कर दे, वरना मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो दांत पीसते हुए अपनी बीवी को धमकी दे रहा था। कमरे के एक कोने में सहमी हुई आमना माँ बाप की लड़ाई सुनती सिसकियां ले रही थी। उसके दिल को मालूम था कुछ ही देर में उसकी डोली उठने वाली है और उसकी मर्जी की कोई वक़्त नहीं रहेगी। और यही हुआ। आमना महज 20 लाख के बदले इकरामुद्दीन जैसे शख्स की दुल्हन बन गई। इकरामुद्दीन, जो पहले तो पीछे हट गया था, लेकिन जैसे ही एक दिन उसकी नजर इस मासूम और खूबसूरत लड़की पर पड़ी, वो बहक गया। उसने फैसला कर लिया कि ये सौदा उसे हर हाल में करना है। आमना ने दिल से कोशिश की कि किसी तरह इस शैतान को खुद से दूर रखे, लेकिन जिस रात वो नशे की हालत में था, उसने आमना की सारी मज़ाहमत रौंद डाली। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि आमना ने खुद को बीमार और कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया। अकरम का रवैया मजीद सख्त होता जा रहा था।
वो ज़रा सी बात पर आमना की बेइज्जती करता, उसे मारता, पीटता और खाने-पीने को भी कुछ ना देता। जब आमना को अंदाज़ा हुआ कि वो उम्मीद से है, तो उसका दिल और ज़्यादा बोझल हो गया। उसके पेट पर अकरमुद्दीन का बच्चा पल रहा था और वो बिल्कुल तन्हा थी। एक दिन भूख और लाचारी उसे सालाना राशन की तक़सीम में ले आई। वो लाइन में लगी थी, उसकी आँखों में आंसू तैर रहे थे, तभी काज़िम शाह की नज़रें उस पर जम गईं। आमना के चेहरे पर छाए दुःख और उसकी बेबसी ने काज़िम शाह के दिल में घर कर लिया था। इस मोहल्ले में काज़िम शाह ने फ़ैसला किया कि आज वो उस लड़की से मिलेगा। वो अपनी गाड़ी में बैठा, मैदान पर नज़र रखे था। जैसे ही उसकी नज़र फिर से आमना पर पड़ी, वो पलक झपकना भूल गया। आमना अपने थैले के साथ राशन की लाइन में खड़ी थी। काज़िम शाह ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, ग्लासेस चढ़ाए और मैदान की तरफ लपक गया। आने वाले लम्हे में उसने आमना का हाथ थामकर उसे भीड़ से खींच लिया और एक सुनसान कोने में ले आया। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ, आप कौन हैं? आमना ने अजनबी शख्स को अपने हाथ पकड़े देखा तो तड़प कर रह गई, कपकपाती आवाज में बोली और दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने लगी। काजिम शाह जो नरमी और मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था, आगे बढ़कर बोला, ये सब मत करो आमना, अब तो चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह मेरे महल में है, जहाँ तुम मेरी रानी बनकर रहोगी। आमना ने लरजते लहजे में कहा, खबरदार, जो आपने ऐसी बात की, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, छोड़े मेरा हाथ। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर काजिम ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार काजिम ने उसे जबरदस्ती खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी तेजी से चलाने लगा। दूसरी तरफ इकरामुद्दीन अड्डे पर अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठा हुक्के के कश लगा रहा था कि अचानक मोहल्ले के कुछ लोग आ धमके, अरे अकरम, तेरी बीवी कहाँ गई? तुझे खबर भी है? उसने तो तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये सुनते ही इकरामुद्दीन खड़ा हो गया, आंखों में गुस्से के शोले भड़क उठे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरी बीवी के बारे में फजूल बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही सब हंस पड़े। अरे तेरा तो क्या हाल हुआ है, तेरी बीवी तो बड़े सियासतदान के साथ भाग गई है, अब तो भूल जा उसे, वापस नहीं आने वाली। एक और शख्स ने तंजिया हंसी के साथ कहा, जो अपनी बीवी को ना संभाल सका, वो हमें क्या दबाव देगा, समझा? आया बड़ा गरूर करने वाला। सबका कहका इकरामुद्दीन के अंदर जहर घोल रहा था। उसकी अना बुरी तरह मजरूह हो चुकी थी। वो गुस्से से कांपता हुआ लंबे लंबे डग भरते हुए सीधा सिकंदर के घर जा पहुंचा। दरवाजे पर जोर से मुक्का मारते हुए चीखा, सिकंदर, सिकंदर, मैं कह रहा हूं बाहर निकल। सिकंदर की बीवी, जो सहन में थी, घबरा कर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए दरवाजे पर पहुंची। वो वो घर पर नहीं है, जैसे ही आएगा मैं कह दूंगी। इकरामुद्दीन की नजरें अंगारे बरसा रही थीं। जा इसे बोल देना कि उसकी बेटी ने मेरा मुंह काला कर दिया है। उसका लहजा जहर से भरा हुआ था और वो दरवाजे पर खड़ी सिकंदर की बीवी का दिल दहला गया। मेरी नाक कटवाकर वो उस काजिम शाह के साथ भाग गई है, मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इकरामुद्दीन गुस्से से पागल हो रहा था, चीख चीख कर सिकंदर की बीवी को धमकियां दे रहा था। तुम दोनों ने अगर अपनी बेटी को ना समझाया तो याद रखना, मैं ये मामला अदालत तक लेकर जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। गुस्से से लरसता हुआ वो दरवाजा धकेल कर बाहर निकल गया, जबकि पीछे रह जाने वाली आमना की मां का दिल हल्क में आ गया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ गई? वो जमीन पर बैठकर जारो कतार रोने लगी। धाड़ मारती रही। ना शौहर ने कभी बीवी की कदर की थी और ना ही किस्मत ने उसको सुख दिया था। दूसरी तरफ जैसे ही हवेली के सहन में गाड़ी रुकी, काजिम शाह तेजी से गाड़ी से उतरा, आमना का हाथ मजबूती से थामकर तकरीबन घसीटते हुए अंदर ले गया। सीधा अपने डैड के पास पहुंचा, जो संगीन नजरों से अखबार पढ़ रहे थे। अल्तमश साहब ने नजर उठाई तो बेटे को एक
रो रो कर बिखरी लड़की के साथ देखकर हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने फौरन अखबार मेज पर रख दिया, सख्त लहजे में बोले, ये कौन है काज़िम? इसे क्यों लेकर आए हैं हमारे घर? पहले काम वाले कम थे क्या? काजिम ने बिला झिझक जवाब दिया, डैड, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोई काम वाली नहीं है, ये मेरी होने वाली बीवी है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इससे निकाह करूंगा। ये सुनकर अल्तमश साहब की आंखें फैल गईं। क्या बकवास है ये? वो गुस्से से खड़े हो गए और उस लड़की को सर से पैर तक देखने लगे, जो आंखें झुकाए मुसलसल रो रही थी। उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो बार बार दुपट्टा संवार रही थी, हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। काजिम, तुम इसे जबरदस्ती लेकर आए हो ना? जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये लड़की तुमसे निकाह चाहेगी या नहीं? इसकी हालत देखो, डरी सहमी आंखें, नातवां वजूद। ये लड़की क्या चाहती है, इसका भी ख्याल आया तुम्हें? काजिम जिद्दी लहजे में बोला, डैड, ये जरूर मुझसे निकाह करेगी, ये जरूर हाँ करेगी, मैं जानता हूं। बस आप राजी हो जाएं। वो सीधा अपने डैड के करीब जाकर उनके हाथ थाम कर मिन्नत समाजत करने लगा। डैड, मैं उस अरीज से शादी नहीं करना चाहता जिसे आपने पसंद किया है। मैं उसके लिए बना ही नहीं। मेरी किस्मत तो इस लड़की के साथ जुड़ी है। मैं तो पहली ही नजर में इसे दिल दे बैठा हूं। अल्तमश साहब ने गहरी सांस ली और लरजती आवाज में पूछा, क्या नाम है इस लड़की का? जैसे ही अल्तमश साहब ने सवाल किया, उनके लहजे में बेटे की नीयत पर गहरा शक झलक रहा था। काजिम के चेहरे का रंग यकदम जर्द पड़ गया। मैं सब कुछ बताऊंगा डैड, बस पहले मुझे इस लड़की से बात करने दीजिए। अल्तमश ने कुछ लम्हे उसे घूरा, फिर सर हिलाकर इजाजत दी। काजिम फौरन आमना का हाथ पकड़कर दोबारा तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आमना सहमी हुई थी, कदम लर्ज रहे थे। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। वो हाथ जोड़कर गिड़गड़ा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। काजम ने अचानक उसे दीवार से लगा दिया, सर्द लहजे में बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो, और अगर तुमने निकाह के लिए रजामंदी जाहिर ना की तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बना सकता हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई और आंखों में दरिंदगी चमकने लगी। आमना मजीद लर्ज गई, चीख निकलने को थी, मगर खौफ से सांस भी बंद हो रही थी। ऐसा मत करें, खुदा के लिए, मेरी अम्मा और अब्बा की इज्जत का सवाल है। वो दुहाइयां देती रही, मगर काजिम के कानों पर जूं तक न रेंगी। देखो, मैं इस शहर का बड़ा सियासतदान हूं, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकता हूं, बस बदले में तुम्हें निकाह के लिए हाँ कहना होगा। काजिम ने नरम मगर जहरीले लहजे में कहा, एक बार निकाह के लिए मान जाओ, फिर मैं तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आमना की सिसकियां थम गईं, वो गहरी सोच में डूब गई। ये लम्हा उसके लिए किसी कैद खाने जैसा था। देखो, तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं इंतजार नहीं कर सकता। काजिम ने मजीद करीब होकर उसे डराना चाहा तो आमना ने तेजी से नजरें झुका ली। ठीक है, मैं निकाह के लिए राजी हूं। ये अल्फाज उसके लबों से बमुश्किल निकले। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया हो। और वो जानती थी कि वो ये निकाह बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो पहले ही किसी के निकाह में थी। उसका सांस जैसे रुकने लगा था। थोड़ी ही देर बाद उसका निकाह होना था। काजिम शाह के चेहरे पर खुशी की चमक देखकर अल्तमश साहब भी मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने बेटे को इतना खुश देखा था। तभी वो हाँफती हुई मुलाजमा के पास आई और दोनों फौरन उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। वो लड़की, मुलाजमा अल्फाज ढूंढ नहीं पा रही थी। क्या कह रही हो? साफ साफ बोलो, क्या पहेलियां बजवा रही हो? काजिम सोफे से उठकर तेजी से उसके करीब आया। मुलाजमा ने कपकपाती आवाज में कहा, वो लड़की बेहोश हो गई है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो फर्श पर पड़ी मिली है। ये सुनकर काजिम के पैरों तले से जमीन निकल गई, जबकि अल्तमश साहब ने अपना सर थाम लिया। काजिम भागता हुआ अंदर गया। आमना, तुम ठीक हो? सुनो, आंखें खोलो। काजिम की आवाज में बेचैनी थी। अभी कुछ देर पहले ही अपनी खराब तबीयत की वजह से आमना की हालत बिगड़ गई थी और वो फर्श पर गिर गई थी।
काजिम ने उसे फौरन उठाकर बेड पर लिटाया, फौरन खानदानी डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने जैसे ही पहुंचा, आमना का मुआयना किया, फिर मुस्कुराते हुए काजिम के पास आया और बोला, मुबारक हो, आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन पहले एक शिकवा है। आपने शादी कर ली और मुझे दावत भी नहीं दी। माशाल्लाह आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है। और आप एक बड़ी खबर सुने, आपकी बीवी 2 माह की हामला है, उसे मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर काजिम पर जैसे बिजली गिर गई, उसकी आंखों में शोले भड़कने लगे। इतने में अल्तमस साहब भी कमरे में दाखिल हुए और डॉक्टर से इजाज़त लेकर बाहर चला गया। ये किस किस्म की लड़की को घर ले आए हो? अल्तमस साहब ने का लहजा कहर बरस रहा था और इससे निकाह करना चाहते थे। मालूम भी है कि उसके पेट में किसका बच्चा है। क्या कर दिया है तुमने? काजिम जैसे पत्थर का हो गया। उसके कानों में डॉक्टर के अल्फाज गूंज रहे थे। वो साकित खड़ा था, तभी आमना को होश आया। जैसे ही उसकी निगाह काजिम पर पड़ी, जो गुस्से में दहकता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वो दीवार के साथ सिमट कर खड़ी हो गई। काजिम उसके करीब आया, दांत पीस कर बोला, ये बच्चा किसका है? आमना ने आंखें बंद कर ली। मैं पूछ रहा हूं, ये बच्चा किसका है? काजिम ने दीवार पर मुक्का मारा तो आमना खौफ से कांप गई। काजिम की आवाज में जहर घुल गया। मैं समझा था तुम एक मासूम लड़की हो। आमना की हिचकियों में डूबी आवाज निकली, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे ये सच छुपाना नहीं चाहती थी। फिर उसने लरसती आवाज में कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ये बच्चा मेरे शौहर का है, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। ये सुनकर काजिम जैसे पत्थर का बुत बन गया और आमना फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते आमना का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। ये सब सुनकर काजिम जैसे टूटकर बिखर गया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे किसी गहरी खाई में धकेल दिया हो। पहली बार उसे किसी से इश्क हुआ था, और वो भी ऐसी लड़की से जो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। उसका दिल बर्दाश्ता हो चुका था। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गईं। उधर अल्तमश साहब भी सारी हकीकत जान चुके थे। काजिम कमरे में जाकर सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। उलझन और बेचैनी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। आमना को उसने ताहाल वापस नहीं भेजा था, बल्कि उसे एक अलग गेस्ट रूम में मुलाजमों के सुपुर्द कर दिया। ओह, तो मतलब तुमने अब भी उसे अपने पास रखा हुआ है? अल्तमश साहब गुस्से से बोले। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई। तुम जानते हो कि ये निकाह नहीं हो सकता, फिर भी तुमने वो लड़की यहाँ रोक ली। डैड प्लीज, काजिम ने तंग आकर सिगरेट एस्ट्रे में मसला और आहिस्ता से बोला, देखो काजिम, वो उम्मीद से है, हमें इसे इस हवेली से निकालना होगा। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उसका इल्जाम तुम पर आएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसे। मैं अरीद से तुम्हारी शादी, तुम्हारे रिश्ते की बात करता हूँ। अगर इतनी जल्दी ही निकाह की है तो तुम उसे निकाह कर लो। ये सुनकर काजम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, निगाहें नीची करके बोला, डैड, मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दे सकता। मैं सच जानना है कि उसकी पहली शादी क्यों और किस मजबूरी में हुई थी। वो मुश्किल में है, मैं उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। निकाह तो मैं उसी से करूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। ये सुनकर अल्तमश साहब ने ठंडी आह भरी और खामोश हो गए। कुछ देर बाद जैसे ही काजिम गेस्ट रूम में पहुंचा, आमना बेखबर सो रही थी। काजिम उसे यूं बेखबरी से सोता देखकर एक पल को ठटक गया। चंद लम्हे पहले उसे लगा था जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर फिर हकीकत ने उसे झंझोड़ दिया था। वो धीरे धीरे उसके करीब आया। आमना के चेहरे पर बिखरे स्याह बालों की लट उसके चेहरे से हटाते ही आमना सहम कर जाग गई। मैंने कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छूना। वो आंखें बंद किए हाथ आगे किए फरियाद करने लगी। ये शादी जबरदस्ती हुई थी, मेरे माँ बाप ने मुझ पर जबरदस्ती की। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे बख्श दो। वो बार बार अपने आप को समेटने लगी थी। उसकी लरजती आवाज और टूटे अल्फाज काजिम के रोंगटे खड़े कर रहे थे। आमना, मैं हूं काजिम, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे पास। काजिम ने उसे तसल्ली दी, मगर आमना मुसलसल पीछे हटती जा रही थी। मैंने कहा ना, ये शादी मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर की थी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ये निकाह नहीं, ये सौदा है। वो चीख चीख कर कह रही थी और साथ ही अपने पेट पर हाथ रखे रो रही थी।
काजिम का ज़ब्त जवाब दे गया। उसने आगे बढ़कर उसके दोनों बाजू थाम लिए। आमना, बस बहुत हो गया, आंखें खोलो। आमना एक पल को साकत रह गई, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अपने इतने करीब काजिम शाह को देखकर वो बौखला गई थी। मैं मैं कहाँ हूँ? कुछ देर बाद से जैसे होश आया तो वो फौरन उससे दूर हुई। काजिम शाह जान गया था कि ज़रूर आमना को फ़ोर्स किया गया था। मैं तुमसे ये सच्चाई सुनने आया हूँ आमना। तुम्हारी शादी किन वजूहात की बिना पर हुई है? तुम पर तुम्हारे अब्बा ने दबाव डाला? और तुम्हारा शौहर सही नहीं है ना? यही बात है ना? वो उसकी आंखों में झांक कर गोया उसे सच्चाई बता रहा था, जबकि आमना उसे कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी झिझक थी। जब काजिम ने उसका चेहरा थम कर अपनी जानिब किया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस जालिम शख्स से मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद करवा सकता हूँ। बस तुम्हें मुझे एक दफ़ा हाँ करना है। ये सुनकर आमना के तो अंदर एक उम्मीद सी जाग गई। उसे और क्या चाहिए था? इस बार उसने खुशी खुशी काजिम शाह की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अपनायत महसूस करके काजिम शाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली दफा आमना उसे यूं करीब से और प्यार भरे अंदाज से देख रही थी। तभी आमना ने अपना सर हिलाया तो काजिम शाह ने गहरा सांस लिया। उसने सफेद लट्ठे का सूट निकाला था। वो पहनकर अब इसे हवेली जाना था। वो चाहता था, लेकिन इसे इल्म था कि हवेली में ऐसे गैर को आने की इजाजत नहीं है। मगर उसने ठान लिया था कि वो जरूर हवेली जाकर आमना को अपने साथ वापस ले आएगा। पर जैसे ही वो हवेली के गार्ड के पास पहुंचा, उसे आवाज सुनाई दी, उस शख्स को अंदर आने दो, मैंने उसे बुलाया है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि काजिम की थी। ये सुनकर तो इकरामुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया था। घबराहट उसके चेहरे पर नुमायां हो गई थी और यूं गार्ड ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वो दरवाजे पर था, लेकिन कहने को उसके पास कुछ नहीं था। जो हिम्मत लेकर आया था, वो सारी हिम्मत तो जैसे पल में छू मंतर हो चुकी थी। हाँ बोलो, क्यों आए हो यहाँ? काजिम ने सख्त लहजे में कहा। वो बोला, देखिए साहब जी, वो मेरी बीवी है। अभी कुछ ही अरसा पहले हमारी शादी हुई है, हमारा निकाह हुआ है। देखिए, वो मेरी अमानत है, मेरे निकाह में है। प्लीज उसे वापस दे दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या लड़कियों की कमी है आपको? आपको तो उससे भी अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। वो मेरी बीवी है। बस आप समझे तो मुझे अपनी बीवी वापस दे दें। इल्तिजा और दरख्वास्त वाले लहजे में वो बोला था, जबकि आया तो ये था कि वो काजिम शाह को उसकी औकात याद दिलाएगा। मगर अब उसे लगा जैसे वो उसकी औकात के बराबर भी नहीं। जब काजिम ने ये सुना तो बोला, मैंने मालूम करवाया है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ सौदे के तहत उस लड़की को निकाह के जरिए खरीदा है। तो ये निकाह नहीं, बस एक सौदा है। तुम एक सौदेबाज हो। काजिम की बात सुनकर वो सर झुका चुका था, क्योंकि ये बात सच थी। अब वो नजरें चुराने लगा था। जब काजिम ने सर्द लहजे में फिर कहा, बताओ हाँ या ना, तुम सौदेबाज हो के नहीं? वो बोला, हाँ मैं सौदेबाज हूँ। खूबसूरत लड़की पे दिल आ गया था, इसी वजह से सौदे के लिए तैयार हो गया। फिर इसका बाप भी उसमें पीछे पीछे नहीं था, बल्कि उसके बाप ने मुझसे दौलत ली थी और अब पैसों की वजह से मैं इस लड़की का भरपूर फायदा उठाना चाहता हूँ। जब काजिम ने उसे सवाल किया, कितने पैसे में खरीदे थे? बोला, 20 लाख। 20 लाख उसके बाप ने मुझसे खरीदे हैं। अगले ही पल काजिम ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खाली चेक दूंगा, जितने चाहो जीरो लगाकर उस चेक को भर लेना। फिर इस लड़की को तलाक दे दो और तुम इसे तलाक इसी वक्त दे दोगे। ये सुनकर तो इकरामुद्दीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मजाक कर रहे हैं ना आप? भला मुझे कोई ब्लैंक चेक क्यों देगा? जनाब, मुझसे मजाक मत करें। हमने तो ऐसा ख्वाब भी नहीं कभी देखा कि हमारे पास इतने ज्यादा पैसे आएंगे। वो तरसे हुए इंसान की तरह बोला। जब अगले ही पल काजिम ने अपनी जेब से वो चेक निकाला और उसके सामने साइन करके रखे। ये लो, इस पर साइन कर दिया है। अब तुम इस पर जितने भी जीरो लिखोगे उतने ज्यादा पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। पर अभी मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, इससे पहले तुम्हें आमना को तलाक देनी होगी। ये सुनकर इकरामुद्दीन चौंक गया। ये सौदा इतना मुश्किल भी नहीं था। इन पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं उस लड़की को तलाक दे दूंगा, लेकिन ये काम आज तो नहीं हो सकता। एक हफ्ता तो लग जाएगा।
मुझे पेपर बनवाने में, और उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, इकरामुद्दीन ने झिझक कर कहा। तो काजिम उसकी बात समझ गया था। उसने उसी वक्त अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर उसको दे दिए। जाओ और जाकर पेपर तैयार करवा लो, उसके बाद ये चेक तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इकरामुद्दीन फौरन ही झुककर उसे सलाम करने लगा और वहां से चला गया। काजिम मुस्कुराने लगा था। वो किसी भी हाल में आमना से निकाह करना चाहता था, जबकि ये सारा तमाशा उसके पीछे खड़े अल्तमश साहब देख रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो काजिम? क्या वो लड़की तुम्हें इतनी अच्छी लगी है? क्या तुम जानते हो वो किसी और के निकाह में है, यहाँ तक कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जी डैड, यही बात है। मैं जान गया हूं, जब इंसान को इश्क हो तो वो डूब जाता है। मैं भी बस उसके इश्क में डूब गया हूँ। अब मैं अरूज में तभी आऊंगा जब मेरा निकाह उससे होगा। वो अपनी हिद्दत में मगन ये अल्फाज बयान कर रहा था, जबकि उसका बाप गहरी सोच में पड़ गया था। उसे अपने वो दिन याद आने लगे थे। वो भी तो ऐसे ही अपनी बीवी के इश्क में डूबा हुआ था। वो कुछ भी नहीं करता था, बस उस छोटे से प्रोड्यूसर हाउस में चाय का काम करता था। तभी तो उसकी नजर अजरा पर पड़ी थी, जो मॉडलिंग करती थी। अजरा को तो ऐसा ही लड़का चाहिए था, जो उसके नीचे दब कर रहे, जो उसकी हर बात माने। और फिर जैसे ही उसने मोहब्बत का इजहार किया, अजरा मान गई। पर फिर उसके बाद ऐसी पचीदगियां हुई कि उसके हालात बिगड़ने लगे। अजरा जो औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती थी, वो काजिम शाह के पैदा होने के बाद उससे नफरत करने लगी। तभी तो और आरिस जैसे प्रोड्यूसर ने उसे काम देने का फैसला किया था, और वो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये सोचते ही अल्तमश साहब ने अपनी भरी हुई आंखों को पूछना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि उनका बेटा भी ऐसे ही दिल तोड़ बैठे। लेकिन आमना जैसी मासूम लड़की को देखकर उन्हें नहीं लगता था कि आमना शायद उनके बेटे को संभाल ले। देखिए, मुझे वापस जाने दीजिए। मैंने अब आपको अपनी सच्चाई बता दी है। मेरी यही सच्चाई है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। आपको ये बात माननी पड़ेगी। आमना ने जब काजिम शाह को खाना लाते देखा तो फिर से इल्तिजा करके कहा, जबकि काजिम तो उसे अपने हाथों से बना बना कर खाना खिला रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सच्चाई जानने के बावजूद भी काजिम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। देखो आमना, मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दूंगा। अपने दिल में ये बात बिठा लो। जितना जल्दी इस बात को तस्लीम कर लो उतना अच्छा होगा। रही बात तुम्हारे शौहर की, तो वो तुम्हारा पहला शौहर था, जो तुम्हें अनकरीब तलाक दे देगा, और उसके बाद तुम मुझसे निकाह करोगी। तुम्हें मुझे तस्लीम करना होगा। ये सुनकर आमना के रोंगटे खड़े हो गए। वो निवाला जो कुछ देर पहले काजिम ने अपने हाथों से उसके मुंह में डाला था, वो तो उसके हलक में ही अटक कर रह गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। एक हफ्ता जैसे ही गुजरा, इकरामुद्दीन तलाक के पेपर्स लेकर आ गया, और यूं उसने कुछ सोचे समझे बगैर उन तलाक के पेपर्स में साइन कर दिए थे, जिसके बाद वो हमेशा के लिए आमना को तलाक दे चुका था। अगले ही पल दूसरे हाथ से काजिम ने वो चेक्स इकरामुद्दीन के हाथ में थमा दिए। चलो इकरामुद्दीन, अब तुम्हारा काम खत्म। अब ना वो लड़की तुम्हारी बीवी है, ना वो बच्चा तुम्हारा है, समझे? ये सुनकर इकरामुद्दीन का चेहरा पसीने से तर हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सा बच्चा? जब काजिम शाह ने उसे ये सच्चाई बताई, वही बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था। तुम्हें नहीं पता? आमना तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता होता? तुम तो बस अपनी हवस पूरी करते थे, जिसकी वजह से कभी मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। कासिम गुस्से से बोला था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना गाफिल हो गया था अपनी बीवी से, और अब वो उसकी बीवी नहीं रही थी। उसे यही बात की तसल्ली थी। इकरामुद्दीन शर्मिंदा होकर वहां से जा चुका था। अगर उसे पहले पता होता कि उसकी बीवी उसे वारिस देने वाली है, तो फिर वो कभी भी उसे तलाक ना देता। लेकिन जैसे ही वो चेक देखे, तो उसका सारा गम, उसके सारे शिकवे वो भूल चुका था। काजिम शाह के हुक्म की वजह से दो मुलाजमाएं आमना के पास आई थीं। उन्होंने आमना को बता दिया था कि अब वो तलाकशुदा हो गई है, जिसकी वजह से उसे इद्दत पूरी करनी है और वो कमरे में रहेगी। मुलाजमाएं उसका बहुत ख्याल रखती थीं, और फिर कुछ देर बाद बात वहीं खत्म हो गई थी। उसके फौरन बाद काजिम उससे मिलने के लिए आया था। आमना की ऐसी हालत की वजह से वो काफी तब्दील हो गई थी। उसके अंदर जो तब्दीली आ रही थी, उसकी वजह से उसका चेहरा भी काफी मुरझाया सा था।
काजिम उसे देखकर और ज्यादा बेचैन हो गया था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो कब उससे निकाह करेगा। उसके बाप ने उसे समझाया कि पहले इस बच्चे के मामले से फारिग हो जाओ, उसके बाद आराम से उससे निकाह कर लेना। लेकिन काजिम कुछ भी संभाल नहीं पा रहा था। नहीं डैड, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। जब उसके बाप ने उसे समझाया, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक दफा तुम्हारा निकाह हो गया तो वो फिर तुम्हारे हक में होगी, और फिर तुम कैसे खुद को संभालोगे? मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ। लेकिन काजिम ने कह दिया, डैड मैं खुद को संभाल लूंगा, बस मैं एक दफा उसे अपने निकाह में करना चाहता हूँ, ताकि मैं बगैर किसी हद के उसके पास जा सकूं, उससे बातें कर सकूं। वो जोश में ये कह रहा था। उसे देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। फिर उसके पास आए, उसके कंधे को थपथपा कर बोले, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये वही काजिम है जो पहले कहता था कि वो औरतों पर यकीन नहीं कर सकता, वो औरतों से मोहब्बत नहीं कर सकता, औरत जात को वो समझता ही नहीं था। ये सुनकर काजिम का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो नजरें चुराने लगा था, क्योंकि उसका बाप सच कह रहा था। डैड अब मैं जान चुका हूं, औरतों में फर्क होता है। ये लड़की वैसी नहीं है। इस लड़की को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। और तो और, एक औरत या फिर एक इंसान की आंखों से पता चल जाता है कि उसका दिल कैसा है। आंखें इंसान के दिल की अक्कासी करती हैं। इसी वजह से जब भी मैं आमना की आंखों में देखता हूँ तो उसकी आंखों में अजीब सा दर्द होता है, अजीब सा खालीपन होता है। मैं चाहता हूँ मैं इस खालीपन को दूर कर दूं, और ये मेरे खालीपन को दूर कर दे, ये मेरे नजरिए को बदल देगी। वो मुस्कुरा कर बोला था, मतलब कि वो संजीदा था। बाप ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, मुझे भी आमना को देखकर ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरी बात खूब गौर से सुन लो। वो लड़की बहुत मुश्किल हालात देख चुकी है, इसलिए अब तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। अगर वो निकाह के लिए तैयार हो जाए तो तुम बेशक निकाह कर लेना, लेकिन हाँ, तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत होगी। काजिम ने अपने बाप की बात सुनकर सर हिला दिया। आमना तो इस सब के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अपने आने वाले बच्चे के लिए कोई खतरा मोल ले। वो यही चाहती थी कि एक दफा उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद ही वो निकाह करे, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि वो इंसान जो उसकी तलाक दिलवा सकता है, वो निकाह भी अभी कर सकता है। वो मर जाएगा, लेकिन उससे निकाह जरूर करेगा। अब तो एक ही बात पर कायम हो गया था कि वो निकाह करना चाहता है। इसी वजह से आमना किसी भी बात को तवज्जो नहीं दी गई थी, और यूं निकाह की तारीख रख दी गई। 2-3 दिन बाद आमना को तैयार किया गया था। इस निकाह की रस्म पर आमना की मां को भी बुलाया गया था। आमना का बाप सिकंदर अभी तक इकरामुद्दीन से बच बचा कर फिर रहा था और अपना मुंह छुपा रहा था, जबकि आमना की मां को आमना के कहने पर हवेली में बुला लिया गया था। आमना ने अपनी मां को देखा तो उनके गले लग गई थी। आमना को रुखसत करके काजिम शाह के कमरे में लाया गया। काजिम शाह जैसे ही उसे अपने करीब देखकर एक पल को रुक गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने आमना के करीब जाने की कोशिश की। तब आमना ने उसे याद करवाया कि वो अभी नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। अब काजिम को समझ आ रही थी कि उसका बाप बार बार उसे यही बात क्यों कह रहा था कि अभी निकाह ना करो। काजिम को ऐसा लग रहा था जैसे ये लम्हे सदियों के बराबर हों, लेकिन आमना की सेहतयाबी के लिए उसे खुद को काबू में रखना पड़ा था। वो बस दिन ही गिनती कर रहा था। चंद माह बाद जैसे ही आमना की तबीयत खराब हुई तो वो उसे फौरन अस्पताल ले गया। आमना की प्यारी सी बेटी इस दुनिया में आई थी, जिसे देखकर आमना ने मुंह मोड़ लिया था। उसे याद आया कि ये बेटी कैसे जुल्मों सितम की वजह से इस दुनिया में आई है, पर वो काजिम था जिसने आगे बढ़कर प्यार से उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठा दिया और उसे सीने से लगा लिया था, चुप करवाने लगा था, जबकि आमना हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती थी। कुछ दिन बाद काजिम आमना और बच्ची को घर ले आया था। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये मेरी बेटी नहीं है, ये उस अयाश इंसान की बेटी है, ये मेरी कुछ नहीं लगती, आमना ने सख्ती से कहा। जब काजिम ने उस बच्ची को दूध पिलाने को कहा तो आमना भड़क पड़ी थी। काजिम ये देखकर हैरान हो गया। ये कैसी बातें कर रही हो? इस नन्ही दूध पीती बच्ची पर गुस्सा कर रही हो, जो अपनी किसी गलती की वजह से इस दुनिया में नहीं आई। काजिम ने कहा, शायद तुम भूल रही हो कि माँ का हक कोई नहीं छीन सकता।
काज़िम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। जब वो कुछ नरम पड़ी तो काज़िम उसके पास आया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे तुम पर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस तन्हाई में इस बच्चे का हक पूरा करो। काज़िम ने सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर आमना की सारी हिम्मत जवाब दे गई। रात को जैसे ही काज़िम वापस आया, वो नन्ही बच्ची अपने बेबी कॉट में थी, जबकि आमना बिस्तर के एक तरफ सोई हुई थी। आज काज़िम ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलेगा। 2 महीने ऐसे ही गुज़र चुके थे। उसने आमना को 2 महीने का एक्स्ट्रा वक़्त दिया था। वो ये सोच रहा था कि शायद आमना खुद को माइल हो जाए, लेकिन वो उलझ गया था। आमना तो अब भी वैसे ही शर्मीली है। फिर काज़िम ने अपने तरीके से उसे अपने करीब कर लिया था। आमना उसे अपने करीब देखकर ठठक गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी। यूं काज़िम शाह ने उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।